नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे कानून की कहानी में उतरेंगे जिसने सरकारें गिराने और बनाने के खेल को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। जी। हम बात कर रहे हैं दल बदल विरोधी कानून की, यानी संविधान की 10वीं अनुसूची। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के उस दौर का आप कह सकते हैं एक आईना है जब राजनीति में एक मुहावरा बहुत गूंजता था, आया राम गया राम। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल जी, 1967 की बात है। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली थीं। सुबह कांग्रेस में, दोपहर तक जनता पार्टी में और शाम होते होते वापस कांग्रेस में। सोचिए जरा। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का एक जीता जागता प्रतीक बन गया था, जहां विचारधारा नहीं बस मौके की तलाश होती थी। सही पकड़ा आपने। विधायक मानो किसी कंपनी में नौकरी बदल रहे हों, जहां बेहतर पैकेज मिला वहां चले गए। इसी खरीद फरोख्त और राजनीतिक अस्थिरता ने एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत पैदा की जो जनादेश का अपमान होने से रोक सके। तो आज हम इसी कानून के सफर को समझने की कोशिश करेंगे जी। कि ये क्यों बना, इसमें क्या खामियां थीं, उन्हें कैसे ठीक किया गया और आज भी क्या चुनौतियां बाकी हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार ये कानून लेकर आई। उस वक्त के माहौल को देखते हुए इसका मकसद तो साफ था, स्थिरता लाना। पर इसे लागू कैसे किया गया, मतलब क्या नियम बनाए गए थे? देखिए, 1985 का जो 52nd संशोधन था, उसके कह सकते हैं 3 मुख्य आधार थे। अच्छा। पहला, अयोग्यता के कारण तय किए गए, यानी किन हालातों में एक विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाएगी। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे या सदन में अपनी पार्टी के विप के खिलाफ जाकर वोट कर दे। एक मिनट, ये विप क्या होता है? ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। विप मतलब पार्टी का वो हुक्म जिसे कोई सांसद या विधायक नजरअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा, आप इसे क्लास के मॉनिटर की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि सबको किस मुद्दे पर हाँ में वोट करना है और किस पर ना में। अगर आपने बात नहीं मानी तो आपकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। समझ गई। और तीसरा नियम था निर्दलीय सदस्यों के लिए। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। ये आधार तो समझ में आते हैं, लेकिन असली ताकत तो उस इंसान के हाथ में होगी जो ये फैसला करेगा कि कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। तो ये पावर किसे दी गई थी? और यहीं पर इस कानून की सबसे विवादास्पद बात सामने आती है। ये अधिकार दिया गया सदन के अध्यक्ष को, स्पीकर को। जी, स्पीकर या सभापति को। और कानून में ये भी लिख दिया गया कि उनका फैसला अंतिम होगा। अरे वाह, मतलब सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में, जो अक्सर सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होता है। हाँ। इसमें तो गड़बड़ की गुंजाइश पहले दिन से ही थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी टाइम बॉम्ब की तरह था जिसे कानून में फिट कर दिया गया था। और इसके साथ एक और बचाव का रास्ता भी दिया गया था। कौन सा? उसे स्प्लिट यानी विभाजन का प्रावधान कहते थे। अच्छा, स्प्लिट। इसके मुताबिक अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ अलग होते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। सोचा ये गया था कि अगर इतना बड़ा समूह असहमत है तो ये वैचारिक मतभेद होगा, कोई निजी लालच नहीं। लेकिन जैसी हमारी राजनीति है, मुझे यकीन है कि इस वैचारिक मतभेद वाले रास्ते का गलत इस्तेमाल ही हुआ होगा। गलत इस्तेमाल? अरे ये तो दलबदल करने वालों के लिए कानूनी चोरी का रास्ता बन गया था। अच्छा। जो दवा बीमारी के लिए बनी थी वही एक नई बीमारी बन गई। विधायकों को बस वो 1/3 का जादुई आंकड़ा छूना होता था और फिर वो सेफ हो जाते थे। बिल्कुल। पार्टियों में थोक के भाव में टूट होने लगी। कई राज्यों में सरकारें इसी एक खामी की वजह से गिर गईं। कानून का मकसद था स्थिरता लाना और हो रहा था ठीक इसका उल्टा। तो जाहिर है इस बड़ी खामी को बंद करने की जरूरत महसूस हुई होगी। इस 1/3 वाले नियम को कैसे ठीक किया गया? यहीं पर कहानी में 2003 का 91वां संविधान संशोधन आता है। इसने एक तरह से पूरे कानून को नया जीवन दिया। ओके। सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव यह था कि स्प्लिट यानी 1/3 वाले प्रावधान को जड़ से ही खत्म कर दिया गया। मतलब उससे संविधान की किताब से ही हटा दिया? जी हाँ, पूरी तरह से हटा दिया। तो अब छोटे छोटे गुट बनाकर पार्टी तोड़ना गैर कानूनी हो गया? हाँ, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, मर्जर यानी विलय का। मर्जर। इसके तहत दल बदल तभी कानूनी होगा जब किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य 2/3 जी 2/3 जब 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दें। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। आप कह सकती हैं कि ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। पहले कानून कह रहा था अगर आप काफी लोगों को साथ ले आएं तो दल बदल ठीक है। 91वें संशोधन ने कहा नहीं,
दलबदल असल में जनादेश से एक धोखा है और इसे सिर्फ एक असाधारण स्थिति में ही इजाजत दी जा सकती है। इसने तो खेल के नियम ही बदल दिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और था। मैंने पढ़ा है कि दल बदल का सबसे बड़ा लालच मंत्री पद होता है। 91वें संशोधन ने इस पर भी तो लगाम लगाई थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून बनाने वालों ने समझा कि सिर्फ दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा, लालच की जड़ पर भी हमला करना होगा। तो क्या किया उन्होंने? इसलिए 2 और बड़े सुधार किए गए। पहला, केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या वो सदन की कुल ताकत के 15% तक सीमित कर दी गई। अच्छा, 15% का नियम? जी, मतलब अब आप दल बदल करवा कर सबको मंत्री नहीं बना सकते। और दूसरा ये कि अगर कोई सदस्य दल बदल के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता जब तक कि वो दोबारा चुनाव जीतकर वापस ना आ जाए। वाह! इन दोनों सुधारों ने मिलकर दल बदल के लिए सबसे बड़े प्रलोभन को काफी हद तक खत्म कर दिया। तो कानून तो काफी मजबूत हो गया, लेकिन स्पीकर की भूमिका पर जो सवाल हमने शुरू में उठाया था वो तो बना ही रहा होगा। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई होगी। बिल्कुल, कानून अपनी जगह था, लेकिन उसका अमल कैसे हो ये तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और 1992 में केहोतो होलोहन केस में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1985 से 1992 तक, मतलब 7 साल, स्पीकर एक तरह से पूरी तरह से बेकाबू थे? उनके फैसले पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था? हाँ, 7 साल तक स्पीकर ही सुप्रीम थे। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप कानून से ऊपर नहीं हैं। कोर्ट ने साफ किया कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा, यानी उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया। इस एक फैसले ने स्पीकर की असीमित शक्तियों पर एक लगाम लगा दी। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती है, कोर्ट ने ये तो कह दिया कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, पर यह भी कहा कि वो फैसला आने के बाद ही दखल देंगे, प्रक्रिया के बीच में नहीं। सही पॉइंट है। क्या इससे स्पीकर को एक खुली छूट नहीं मिल जाती कि वो फैसला लेने में ही देरी कर दे? बहुत ही शानदार सवाल है ये, और आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जो इस कानून की आज भी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। सालों तक स्पीकर इसी का फायदा उठाते रहे। वो अपनी पार्टी के बागी विधायकों पर तो तुरंत फैसला ले लेते, लेकिन दूसरी पार्टी से आए दल बदलों की याचिकाओं पर महीनों बल्कि सालों तक बैठे रहते थे। तो इस देरी वाली समस्या का कोर्ट ने क्या किया? इसका जवाब आया 2020 में, जब मणिपुर और कुछ दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अनिश्चित काल तक फैसला नहीं टाल सकते, उन्हें एक उचित समय के भीतर फैसला लेना ही होगा और इस देरी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2016 के नबाम रेबिया केस में कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव खुद ही लंबित है तो वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं कर सकते। तो कानून बदला, कोर्ट ने दखल दिया, लेकिन आज भी हम दल बदल की खबरें सुनते रहते हैं। मतलब कुछ तो है जो अभी भी काम नहीं कर रहा है। आज क्या चुनौतियां हैं इस कानून के सामने? चुनौतियां अभी भी वही हैं, बस उनका रूप बदल गया है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती आज भी स्पीकर की निष्पक्षता है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल के होते हैं। जी, तो उनके फैसलों पर सवाल उठते ही हैं। दूसरी चुनौती है व्हिप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं है? अगर विधायक पार्टी लाइन से बंधे नहीं होंगे तो क्या हर सरकार हमेशा अस्थिरता के खतरे में नहीं रहेगी? कोई भी विधायक किसी भी छोटे से मुद्दे पर सरकार गिराने की धमकी दे सकता है। आपका सवाल जायज है और यहीं पर संतुलन की बात आती है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि व्हिप का इस्तेमाल सिर्फ उन मामलों में होना चाहिए जो सरकार के अस्तित्व के लिए जरूरी हो, जैसे अविश्वास प्रस्ताव या बजट। बिल्कुल, हर छोटे मोटे बिल पर व्हिप जारी करके आप विधायक को सिर्फ एक रबर स्टैंप बना देते हैं जो अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के बजाय पार्टी का हुक्म मानता है। और तीसरी चुनौती वही है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, फैसले में देरी, जो आज भी एक बड़ा हथियार है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए क्या कुछ ठोस सुधार सुझाए गए हैं? हाँ, कई सुझाव हैं। एक तो यही कि व्हिप का दायरा सीमित किया जाए। दूसरा और सबसे बड़ा सुझाव यह है कि फैसला लेने का अधिकार स्पीकर से लेकर किसी स्वतंत्र संस्था को दिया जाए, जैसे चुनाव आयोग। हाँ, जैसे चुनाव आयोग या कोई खास ट्रिब्यूनल। और तीसरा, फैसला लेने के लिए 3 महीने जैसी एक समय सीमा तय कर दी जाए ताकि देरी का खेल ही खत्म हो जाए। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे आया राम गया राम की राजनीति से तंग आकर एक कानून बना। जी, 52वें संशोधन ने शुरुआत की, लेकिन उसमें एक बड़ी खामी छोड़ दी। 91वें संशोधन ने उस खामी को दूर कर कानून को मजबूत बनाया। और जब भी इस कानून के अमल में दिक्कतें आईं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरी की तरह आकर नियम तय किए। बिल्कुल सही सारांश है।
ये कानून असल में दो सिद्धांतों के बीच एक रस्साकशी है। एक तरफ है पार्टी का अनुशासन और सरकार की स्थिरता, और दूसरी तरफ है एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है और इसी संतुलन की तलाश इस कानून के भविष्य को तय करेगी। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक विधायक के क्षेत्र के मतदाताओं की इच्छा और पार्टी लाइन के बीच टकराव हो, तो दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायक की पहली जिम्मेदारी किसके प्रति होनी चाहिए? उन मतदाताओं के प्रति जिन्होंने उसे चुना है, या उस पार्टी के प्रति जिसके टिकट पर वो जीता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।